हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कामनी की एक नहीं बल्कि 5 बहुएं थी। बड़ी बहू नायरा, छोटी बहू रविका, तीसरी बहू माधुरी, चौथी बहू राधिका और 5वीं बहू समीरा। लेकिन फिर भी उसके जीवन में आराम और शांति नाम की कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि 5 बहुएं आई अलग अलग घर से थी, लेकिन टीवी देखने के मामले में सब एक से बढ़कर एक थी। उसके आगे उन्हें अपनी भूख, प्यास, काम कुछ नहीं दिखाई देता था। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय कामनी अपने कमरे से नीचे आती है और देखती है उसकी 5 बहुएं टीवी के रिमोट को हाथों में लिए एक दूसरे से लड़ रही होती हैं। तभी वो उनके पास आती है और गुस्से में कहती है, शर्म तो तुमने अपनी अपनी बेच खाई है। ये क्या सुबह सुबह एक दूसरे से जानवरों की तरह लड़ रही हो तुम सब। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस सुबह सुबह पूजा करने जा रही थी तो सोचा टीवी में आरती लगा लूं। सुबह सुबह भगवान का नाम लेना तो अच्छा होता है ना माँ जी। हाँ जेठानी जी, आपकी बात सही है, लेकिन आरती पूजा पाठ सुबह 4 बजे या 5 बजे होती है ना। ये सही कहा आपने जेठानी जी, लेकिन आप ये भूल ही गई, हमारी नायरा जेठानी जी की नींद तो 9 बजे खुलती है, तो आरती क्या कोई 5 बजे भूत करेगा। बंद करो तुम दोनों अपने दांत दिखाना। दूसरों को बोलने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए। जैसे तुम तो 5 बजे उठकर बैठ जाती हो। जी माँ जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी हर काम समय से होता है तभी अच्छा लगता है। और मुझे लगता है इस टाइम हमें न्यूज़ देखनी चाहिए, कम से कम ये तो पता चले कि दुनिया में चल क्या रहा है। अच्छा, तुझे दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने की तो बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन अपने घर में क्या चल रहा है इसका कोई अता पता है तुझे? हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही बोला। सभी जेठानियों का दिमाग तो सारा टीवी देखने में ही लगा रहता है। क्या बात है समीरा बहू, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरा दिमाग तो घर के कामों में ही लगा रहता है ना। जितनी मिली हो मुझे, सबकी सब खून पीने वाली ही मिली हो, इसलिए मैंने तुम लोगों से शादी में दहेज नहीं लिया। मुझे पता था यही होगा। अब तुम 5 की 5 चुपचाप जाकर अपने अपने काम में लग जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कामनी की बात सुनकर उसकी 5 बहुएं बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं और अपने घर के कामों में लग जाती हैं। और कामनी अपना सिर पकड़कर हॉल में बैठ जाती है। तभी उसका बड़ा बेटा आकाश वहाँ आता है और कामनी को ऐसे बैठा देख कहता है, क्या बात है माँ, 5 बहुओं के होते हुए भी आप सुबह सुबह अपना सर पकड़ कर बैठी हो। बेटा इसी बात का तो दुख है कि मेरी 5 बहुएं हैं, लेकिन एक भी लायक नहीं है। उन्हें तो बस अपने टीवी के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। पूरे घर को हमेशा चिड़ियाघर बनाकर आपस में लड़ती रहती हैं। माँ तो आप उन 5 के लिए अलग अलग टीवी मंगवा दो, ताकि वो लोग अपनी अपनी पसंद की चीजें आराम से देख सके। इससे लड़ाई भी नहीं होगी। क्या बात है बेटा, तू भी उन 5 की साइड ले रहा है। तू चाहता है कि मैं उनको अलग अलग टीवी लाकर दे दूं, ताकि जो 2 रोटी मिल रही है उससे भी हाथ धो लूं। माँ मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, जैसा आप समझ रही हो। मतलब तो तेरा यही है बेटा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये 5 अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे, फिर चाहे कोई भी तूफान ही क्यों ना आ जाए। टीवी तो बेटा इन 5 बहुओं का एक ही होगा। ठीक है माँ, आपको जैसा अच्छा लगे आप वो करो। मुझे कौन से इन 5 के साथ पूरे दिन रहना है। मैं तो शाम को आता हूँ, सुबह चला जाता हूँ। रहना तो इन लोगों के साथ आपको ही है। मैं तो बस इतना बोलने आया था कि मैं कुछ टाइम के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखना। आकाश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन कामनी की 5 बहुओं को टीवी देखना कम नहीं होता। तभी एक दिन शाम के समय सभी लोग एक साथ बैठकर टीवी देखते हुए खाना खा रहे होते हैं कि तभी कामनी अपनी बड़ी बहू नायरा से रोटियां मांगती है, लेकिन टीवी देखने के आगे उसे अपनी सास की आवाज सुनाई नहीं देती। जिसके बाद वो एक एक करके अपने सभी बहुओं से रोटियां मांगती है, लेकिन सब टीवी देखने में इतनी खोई रहती हैं कि किसी को कामनी की आवाज नहीं सुनाई देती। जिस पर वो गुस्से में जाकर टीवी बंद कर देती है और कहती है, आग लगे तुम 5 के इस शौक को। 5 की 5 खाते टाइम भी शांति से खाना नहीं खा सकती। अरे इतना तो बच्चे भी दीवाने नहीं होते टीवी के जितने तुम सब हो। आज के बाद खाते टाइम टीवी नहीं चलेगा बस। माँ जी ऐसा मत करिए ना, बिना टीवी के हम खाना कैसे खाएंगे। क्यों, टीवी ही तुम्हें खाना खिलाता है क्या? इतनी देर से मैं सबसे रोटियां मांग रही हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी, आपने मेरा नाम तो लिया ही नहीं। नायरा बहू का नाम लिया था मैंने, फिर एक एक करके सबको बोला है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तब तो सारी गलती नायरा जेठानी जी की है। इनकी वजह से हमें सुनने को भी मिल रहा है और टीवी देखने को भी नहीं मिलेगा अब। बिल्कुल सही कहा जेठानी जी आपने। अच्छा बुलाया तो माँ जी ने तुम लोगों को भी है, तुम लोग ही सुन लेते।
इतना कहकर कामनी की पांचों बहुएं टीवी बंद होने की वजह से आपस में ही लड़ने लगती हैं, जिससे परेशान होकर कामनी वहां से चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगती है। अब पानी सिर से ऊपर हो गया है। अब मुझे अपने घर में शांति के लिए इनका टीवी देखना तो बंद करना ही पड़ेगा। इतना कहकर कामनी केबल कनेक्शन वाले को कॉल करके अपने घर की टीवी का केबल कनेक्शन कटवा देती है। अगले दिन सुबह जैसे ही नायरा टीवी ऑन करती है तो केबल कनेक्शन एरर देखकर वो अपनी सभी देवरानियों को आवाज देकर बुलाते हुए कहती है, ये हरकत किसने की? जरूर तुम चारों में से किसी ने केबल कनेक्शन कटवाया है ताकि कोई टीवी ना देख पाए। जेठानी जी हमने नहीं किया। देखो झूठ तो बोलो मत। जेठानी जी हम आपस में लड़ती हैं वो बात तो है, लेकिन टीवी देखना तो सबको पसंद है ना। हम ऐसा क्यों करेंगी, क्योंकि ऐसे तो हम भी नहीं टीवी देख पाएंगी ना। सही कहा जेठानी जी ने। और क्या भरोसा इन्होंने आपने ही ऐसा किया हो। केबल कनेक्शन कटने को लेकर पांचों एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर एक दूसरे से लड़ रही होती हैं कि तभी कामनी हाथों में पूजा की थाल लिए मंदिर से घर लौटती है और अपनी पांचों बहुओं को फिर से टीवी के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए देखकर कहती है, भगवान, मैंने ये सोचकर केबल कनेक्शन कटवाया था कि ताकि अब तो मेरे घर में शांति रहेगी, लेकिन लगता है ये शब्द मेरे घर के लिए बना ही नहीं है। जब देखो चिक चिक करती रहती हो तुम पांचों। माँ जी ये आपने किया है। हाँ, ये मैंने ही किया है। और अगर तुम पांचों टीवी होने की वजह से ऐसे ही लड़ती रही तो भगवान कसम मैं इस जड़ को ही खत्म कर दूंगी। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। समझी? जाकर अपना अपना काम करो सब। अपनी सास की बात सुनकर पांचों वहां से चली जाती हैं। पहले तो पांचों बहुएं पांचों का एक टीवी होने की वजह से लड़ती रहती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं चल रहा था। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन फिर सुबह के समय पांचों किचन में खड़ी होकर टीवी के रिमोट को छुपाने को लेकर आपस में लड़ रही होती हैं। तभी कामनी वहां आती है और पांचों की बात सुनने के बाद वो उनसे कहती है, नालायको, अब क्यों मरी जा रही हो तुम पांचों? अब तो टीवी भी बंद है, फिर भी तुम लोगों को अपनी लड़ाई के चक्कर में जलती हुई रोटी से धुआं निकलता नजर नहीं आ रहा? शर्म करो थोड़ी। कामनी अपनी पांचों बहुओं को सुना ही रही होती है कि तभी उनका दूध वाला दूध लेकर घर आ जाता है, जिसे देखकर कामनी चुप हो जाती है। तभी वो कहता है, मालकिन माफ करिएगा, आज दूध लाने में लेट हो गया। कल हमारी बिटिया की शादी है, उसी के दहेज के लेकर ना बहुत परेशान हैं हम। सब हो गया है, बस 2 ही चीज रह गई है, एक तो टीवी और एक फ्रिज। कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी की दहेज के लिए मैं टीवी दे देती हूँ। वैसे भी मेरे घर में इसकी जरूरत नहीं है। इतना कहकर कामनी अपनी पांचों बहुओं की एक टीवी को दूध वाले को उसकी बेटी की शादी में दहेज में दे देती है और वो वहाँ से चला जाता है। और ये सब देखकर पांचों अपने सिर पकड़कर बैठ जाती हैं। दोस्तों, आज के नए दौर में हम एक पल को अपनी सेहत के साथ तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन अपने आउटफिट के साथ बिल्कुल नहीं। शहर में रहने वाली स्वरा को कुर्तियों का बहुत शौक था। शादी हो या पार्टी, स्वरा हर फंक्शन में फैशनेबल और लेटेस्ट कुर्तियां ही पहना करती। ऐसे ही आज भी स्वरा ट्यूलिप कुर्ती पहने हुए चाय की चुस्कियों का मजा लेते हुए अपने फोन में लेटेस्ट कुर्तियों की लिस्ट देख रही होती है। तभी उसकी माँ सुमती उससे बोलती है, इतनी बार समझाया है इस लड़की को कि एक समय में एक काम किया कर, लेकिन मेरी बात इसके पल्ले पड़ती ही नहीं। सुबह सुबह फोन में आंखें गड़ाए बैठी रहती है। बस साज श्रृंगार करवा लो और तरह तरह की कुर्तियाँ पहनने को बोल दो इसे। माँ, आपको बिना टोके चैन नहीं मिलता क्या, जो रोज रोज आप मेरी कुर्तियों पर नजर लगाती रहती हैं? क्या करूँ फिर, तुझसे खुद तो कुछ होता नहीं। इतनी बड़ी हो गई लेकिन एक चाय की कप सरकाने में भी आफत आती है। बस बेड पर पसर जाती है और फरमाइशें देती रहती है। इसके अलावा तो तुझे कुछ आता ही नहीं। माँ, ये कहकर आप मेरी तौहीन कर रही हैं। अरे किसने कहा कि मुझे कुछ नहीं आता? अरे आपने मेरे हुनर को पहचाना ही नहीं है। फोन चलाने के अलावा तुझमें ऐसा कौन सा हुनर आ गया जिसका पता मुझे नहीं है? माँ, पूरी सोसाइटी में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे मुकाबला कर सके। अरे वो जो सरला आंटी है ना, जब भी मेरी फैशनेबल कुर्ती देखती है ना तो मुझ पर लट्टू हो जाती है। और वो चारू, वो तो जब भी मेरी नई कुर्ती देखती है ना तो जल भुनकर एकदम राख हो जाती है। अच्छा, तो ये तेरा हुनर है? वाह, बहुत खूब। तेरे इस हुनर को जानकर मैं तो फूले नहीं समा रही। मैं जानती थी माँ कि एक दिन आपको मेरे पहनावे पर जरूर गर्व होगा।
हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का। कुर्तियों के पीछे इसकी मति मारी गई है और कुछ सूझता ही नहीं है इसे। माँ, आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। बस मुझे जल्दी से ना 2000 रूपए दे दो। वो किस लिए? मैंने ना ऑनलाइन अमेज़न से 2 कुर्ती मंगवाई हैं। बस उसी की डिलीवरी है, इसीलिए मुझे पैसे दे दीजिए। अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो 4 कुर्तियाँ खरीद कर लाई थी, उसका क्या करेगी? माँ, वो चारों प्रिंट वाली कुर्ती है और वो बस प्लाजो पर ही जचती है। वो कुर्तियाँ तो पेटीकोट के साथ पहनती है। आज जो मंगवाया उसे क्या साड़ी के ऊपर पहनेगी? माँ, आप भी ना जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है। अरे वो दोनों कुर्ती तो मैंने जींस पर पहनने के लिए मंगवाई है, जिसमें से एक फ्लोरल कुर्ती है और दूसरी फिश कट कुर्ती है। आजकल ट्रेंड में चल रही है। तेरी एक कुर्ती के बढ़ते शौक देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तू हमें कंगाल करके रोड पर ले आएगी। अपनी अलमारी तो भर ही चुकी है कुर्ती से और मेरी अलमारी पर भी तूने ही कब्जा कर लिया है। वक्त गुजरता है और स्वरा अपनी अलमारी में कुर्तियों की भरमार कर देती है और उसके बढ़ते जुनून को देखकर उसकी माँ सुमति बेहद परेशान हो जाती है और उसके पास आकर बोलती है, स्वरा, मैंने और तेरे पापा ने तेरे लिए रिश्ता देखा है। ये लड़के की फोटो है, हमें लड़का पसंद है, तू भी देख ले। माँ, देखना क्या है, आपने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। कल ये तुझे देखने आ रहे हैं। मैंने तेरे लिए कुछ साड़ी निकाल दी है, उनमें से किसी एक को पहनकर रेडी हो जाइयो। और हाँ, साड़ी ही पहनियो, समझी? हाँ मेरी प्यारी माँ, समझ गई। अगले दिन निशांत नाम का लड़का अपनी माँ अनीता के साथ उसके घर आता है, जहाँ सुमति उनका स्वागत करती है और स्वरा अपने कमरे में रेडी होते हुए बोलती है, पिछले 2 घंटे से 200 बार इस साड़ी को पहनने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन ये लंबा चौड़ा थान का कपड़ा मेरे तो समेट में नहीं आ रहा है। कभी इसमें प्लेट कम पड़ जाती है तो कभी पल्ला छोटा रह जाता है। हे भगवान, क्या करूँ? इससे अच्छा तो मैं कुर्ती ही पहन लेती हूँ। स्वरा जल्दी से अलमारी का कबर्ड खोलकर कुर्तियों पर नजर दौड़ाती है। तभी उसकी नजर मरून कलर के फ्लोर लेंथ वाली कुर्ती पर जाती है और वो बोलती है, अब जल्दी से मैं इसका गोल्डन प्लाजो भी निकाल लेती हूँ, इससे पहले कि माँ आ जाए। स्वरा रेडी होकर नीचे जाती है और निशांत उसकी ड्रेसिंग स्टाइल को देखकर इम्प्रेस होकर बोलता है, माँ, मुझे स्वरा पसंद है, आप बस जल्दी से हाँ कर दो। ठीक है बेटा, अब बहू तुझे पसंद है तो फिर किसी सवाल जवाब की कोई जरूरत ही नहीं। तेरी पसंद ही मेरी पसंद है। निशांत की बात सुनकर अनीता फौरन रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद स्वरा ससुराल में पहनने के लिए ढेरों नई डिजाइनिंग कुर्तियाँ सिलवाती है। गुजरते वक्त के साथ बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद स्वरा अपनी ससुराल आती है। अगले ही दिन वो सुबह उठकर नहा धोकर अपने सूटकेस में कुर्तियाँ देखते हुए बोलती है, ये कैप कुर्ती भी अच्छी लग रही है, फ्रॉक वाली भी अच्छी है और ये डेनिम कुर्ती तो मेरी फेवरेट है। आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। एक काम करती हूँ, आज मैं ये अनारकली वाली कुर्ती वियर करती हूँ। स्वरा रेडी होकर खाने की तैयारियां करती है और सब कुछ रेडी होने के बाद वो टेबल पर परोसते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग सासू माँ। अरे वाह बहू, क्या क्या बनाया है? सासू माँ, आप दोनों का पसंद का खाना बनाया है मैंने। आपको शाही पनीर पसंद है ना? और निशान जी, उनको पुलाव पसंद है। और हाँ, आज मेरा पहला दिन है, इसलिए मीठे में मैंने गाजर का हलवा भी बनाया है। इस तरह सभी एक साथ खाने का आनंद लेते हैं। तभी अनीता की नजर अपनी बहू की अनारकली कुर्ती पर जाती है और वो बोलती है, बहू ये क्या पहन लिया तूने? और इसकी चुन्नी कहाँ है? कैसा सूट है ये? माँ जी, ये सूट नहीं कुर्ती है। और कुर्ती पर दुपट्टा कौन ओढ़ता है? अरे अगर इस पर दुपट्टा नहीं पहन सकती तो साड़ी पहन ले। बहू है तो इस घर की, न सर पर पल्ला है न शर्म। माँ जी, कुर्ती पहनना मुझे बहुत पसंद है और मुझे तो इसमें कोई खामी नहीं नजर आ रही। इंसान को वही पहनना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे। माँ, स्वरा सही तो बोल रही है। अरे जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक बार आप उसकी सास ना होकर माँ बनकर देखो, क्या प्रॉब्लम है इस कपड़े में। अपने बेटे और बहू की बात सुनकर अनीता अपनी बहू से बोलती है, बात तो एकदम सही है। ठीक है बहू, तुझे जो पहनने का मन करे तो वो पहनियो। वैसे ये सूट, मेरा मतलब कि कुर्ती बहुत अच्छी लग रही है तुझ पे। वक्त गुजरता है और कुर्ती पहनने की शौकीन स्वरा कभी लॉन्ग कुर्ती, कभी ट्यूनिक कुर्ती, कभी शॉर्ट कुर्ती तो कभी अंगरखा कुर्ती
तो कभी कभी वो लाइनिंग कुर्ती पहनकर निकला करती और उसके अलग अलग कुर्ती स्टाइल को देखकर मोहल्ले की सारी बैचलर लड़कियां उसकी कॉपी करने लगती और ये सब देखकर उसका पति निशांत बोलता है, देख लो माँ, आपकी बहू पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई है। ये तो होना ही था। आखिर मेरी बहू इतनी मॉडर्न कुर्तियाँ जो पहनती है, सच कह रही हूँ बहू, ये कुर्तियाँ तुझ पर बहुत जचती हैं। इन्हें पहनकर तू किसी हाई सोसाइटी में रहने वाली से कम नहीं लगती। लाखों में एक है मेरी बहू। माँ, जितनी तारीफ आप अपनी बहू की कर रही हैं, उसकी आधी तारीफ कभी मेरी भी कर लिया करो। तू भी बहू की तरह कुर्ती पहन ले, तेरी भी तारीफ कर देती हूँ। अनीता की ये बात सुनकर निशांत गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन उनके घर रिश्तेदार के यहाँ से शादी का कार्ड आता है और कुर्तियों की शौकीन स्वरा रेड कलर की ऑफ शोल्डर कुर्ती पहनकर रेडी हो जाती है और तीनों शादी में पहुँचते हैं। जैसे ही स्वरा जूस पीने के लिए जाती है, उसे अकेला देखकर जैकी नाम का लड़का गाते हुए बोलता है, आउटफिट तेरी मुटियारे, मुंडियानु सूड़ी चाड़े, आउटफिट तेरी मुटियारे। ओ उजड़े चमन की औलाद, ये गाना किसे देख के गा रहा है? एक उल्टे हाथ का पड़ा ना तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। चलो, इसी बहाने तुम मुझे छू तो लोगी। वैसे इस लाल कुर्ती में तुम बॉम्ब लग रही हो। बस हो गया ना तेरा, चल अब निकल यहाँ से। स्वरा हाथों में जूस का ग्लास पकड़े हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी जैकी उसका रास्ता रोकते हुए बोलता है, ओ लाल कुर्ती वाली, अपना नाम तो बता। स्वरा के पास जैकी को मंडराता देखकर निशांत उसके पास आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलता है, क्यों बे सड़क छाप मजनू, दिखे तारे? बेटा, इससे पहले कि मैं मार मार के तेरा भरता बना दूं, उड़न छू हो जा बेटे। जैकी के जाने के बाद उसकी सास अनीता उसे बोलती है, बहू तो ठीक है ना? माँ, सारी गलती इसकी है। हमने इसे छूट क्या दे दी कुर्ती के नाम पर। कभी फ्रॉक पहन लेती है, कभी बाजू की कुर्ती, कभी कुछ। आज के बाद तुम ये कुर्ती नहीं पहनोगी। क्यों नहीं पहनूंगी? अरे गैरों की वजह से मैं अपना पहनावा नहीं बदलूंगी। आई लव कुर्तीज और मैं कुर्ती ही पहनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कुर्ती पहनने को लेकर दोनों के बीच छिड़ी बहस के कारण अनीता अपना दिमाग लगाते हुए बोलती है, अरे बहू शांत हो जा। मैं ये नहीं कह रही कि तू कुर्ती पहनना छोड़ दे, बस ये देख कि शादी में सब कितने अलग लग रहे हैं और तू हमेशा की तरह ही कुर्ती पहनती है, इसलिए तू वैसी ही नजर आ रही है जैसे घर में रहती है। इंसानों ने कितने रंग और पहनावे बनाए हैं, इसलिए कभी साड़ी कभी सूट भी पहन लिया कर, उनमें भी तू अच्छी लगेगी। माँ जी, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। बस इतनी सी बात, मैं तुझे सिखा देती हूँ। ठीक है माँ जी, अगर आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, तो मैं भी कुर्ती के अलावा सूट साड़ी पहन लिया करूँगी। इस तरह कुर्ती पहनने वाली स्वरा अपनी सास की बात को मानकर कुर्तियों के अलावा साड़ी सूट पहनना भी शुरू करती है। मोना अपने गद्देदार बिस्तर पर सो रही थी कि तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जिसकी आवाज सुनकर वो नींद में ही फोन रिसीव करते हुए बोलती है, जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो इस वक्त निद्रावस्था में है, कृपया दोपहर के बाद पुनः प्रयास करें, धन्यवाद। उसकी बात सुनकर आशना अपने कान पर लगे फोन को देखते हुए बोलती है, कहीं मैंने किसी गलत इंसान को तो फोन नहीं कर दिया? इससे पहले कि आशना कुछ कह या पूछ पाती, मोना फोन कट कर देती है और एक बार फिर फोन बजता है, जिससे इरिटेट होकर मोना की नींद खुल जाती है और वो बोलती है, इसकी ऐसी की तैसी, कौन है जो मेरी नींद में बाधा बन रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज तो मोना की ही है, अभी पता चलेगा। बदतमीज, कत्तर की कमीज, कुत्ता तेरा मामा, बिल्ली तेरी मौसी, आम का अचार, आजा मेरे यार, मुझे पता था कि तू ही है कमीनी। इतने वक्त बाद तेरी आवाज सुनने को मिली है, आज कैसे याद कर लिया तूने मुझे? और मेरा नंबर किसने दिया? अरे बस, ऊपर वाला मेहरबान हो गया और मैंने इंग्लिश की बुक में देखा। अबे अक्ल की अंधी, इंग्लिश की किताब से मेरा क्या वास्ता? घोचू, पूरी बात तो सुन। कॉलेज के टाइम में मैंने नंबर इसमें लिख लिया था, तो वहीं से मिला। ओ अच्छा, वो सब छोड़, खास खबर क्या है वो सुना। अबे तेरी सहेली का रिश्ता पक्का हो गया। भैंस की आंख, तेरा रिश्ता पक्का हो गया? हाँ, सगाई भी हो गई, 7 फरवरी को शादी है मेरी। वाह, बहुत खूब, रिश्ता भी पक्का हो गया,
सगाई भी हो गई और तू मुझे अब बता रही है। अभी थोड़ी बताना था, शादी करके 2-4 बच्चे पैदा करके तब खबर देती। यार तू नाराज मत हो, अभी शादी में 1 हफ्ता है, प्लीज तू आजा वरना मैं शादी नहीं करूँगी। आती हूँ। मोना बात खत्म करके फोन रख देती है और शादी में जाने के लिए तैयारियां करने लगती है। अगले दिन वो बाय ट्रेन आशना के शहर आती है और उसके घर पहुंचती है, जहां रोहन नाम का एक लड़का बोलता है। ओ मिस, ऐसे कैसे अंदर घुसी जा रही हो? किससे मिलना है? ये लो बैग उठाओ और चलो, मैं होने वाली दुल्हन की बहन हूँ। अच्छा, तो फिर मैं कौन हूँ? ये लो कर लो बात, मैं कोई ब्रह्मा हूँ जो तुम्हारे बारे में बताऊँ? मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं दुल्हन का भाई हूँ। भाई? अभी तो 2 साल पहले तक वो इकलौती थी, फिर ये अचानक से बहन के भाई का आविष्कार कहाँ से हो गया? जाहिर सी बात है, इतना बड़ा भाई पेड़ से तो टपकने नहीं वाला। कहाँ खो गई? क्या हुआ? एक बात बताओ, क्या उसके पेरेंट्स तुम्हारे भी माँ बाप हैं? या फिर तुम बचपन में कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे? इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो? कह दिया ना कि मैं भाई हूँ बस। अबे बहन के भाई आयशा इकलौती है और उसका कोई भी सगा भाई नहीं है, तो तुम भाई के रूप में बहरूपिये तो नहीं हो? यही सवाल मैं तुमसे करूँ तो? मैं उसकी मुँह बोली बहन हूँ। और मैं मुँह बोला भाई हूँ। दोनों की गलतफहमी दूर होने के बाद रोहन उसे कमरे तक पहुंचाता है और उसे देखकर मोना बोलती है। अबे मोटी, ये तू ही है ना? तू इतनी पतली कैसे हो गई? क्या बात है, हाथी ब्रांड आटा खाना छोड़ दिया क्या? तेरी बहन की शादी होने वाली है और तू अब भी मेरा मजाक बना रही है। अबे दिल पर मत ले, मजाक कर रही हूँ। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दुल्हन का मुंह बोला भाई रोहन दोनों हाथों में सूटकेस लिए हुए कमरे में आता है और बोलता है। ना जाने आपकी सहेली ने इस सूटकेस में कौन सा ईंट पत्थर भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इसे उठाने में मैं खुद ही ना उठ जाऊं। अबे ओ खजूर के फल, कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि मैं इसकी सहेली नहीं बहन हूँ, समझे? और इन दोनों बैग्स में शादी का सामान है। फिर ठीक है, सामान देखकर लग तो ऐसा रहा था कि हमेशा के लिए यहाँ डेरा डालने आई हो। छोटी सी बात को लेकर दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। तभी आशना उनके बीच आकर बोलती है। शांत हो जाओ, तुम दोनों मेरी शादी में आए हो या युद्ध में? मैं तुम दोनों की बहन हूँ, अब लड़ो मत प्लीज। पूरे घर में साज बाज और गीत बजने लगते हैं। चारों तरफ लगी फूलों की लड़ियां शादी के घर की रौनक को बढ़ा रही थी। जिसके बाद आशना की मेहंदी और संगीत की रस्म शुरू होती है और दोनों को बैठे हुए देखकर आशना बोलती है। अरे तुम दोनों मूर्त बनकर क्यों बैठे हो? अगर मेरे सगे भाई बहन होते तो ऐसे नहीं बैठते, बल्कि मेरी खुशी के लिए नाचते। बस इतनी सी बात। अभी देख तेरे ये मुंह बोले भाई बहन कैसे तेरे संगीत की रस्म में 4 चांद लगा देते हैं। क्यों रोहन? ये बात तो तुमने एकदम सही कही। रोहन और मोना साथ में डांस करके संगीत समारोह में रौनक लाते हैं। जिसके बाद आशना खुश होते हुए बोलती है। अरे वाह, ये हुई ना बात। बस तुम खुश रहो दीदी। ऐसे ही वक्त के साथ सभी रस्में खत्म होती है और शादी का शुभ दिन आता है और घर के कामों को खत्म करते करते सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। बारात दरवाजे पर दस्तक देती है और दुल्हन की माँ सभी का स्वागत करती है। तभी दूर खड़े रोहन और मोना एक दूसरे से बातें करते हुए बोलते हैं। रोहन, वो देखो जीजू के जूते। अभी वो मंडप के पास जाएंगे और जैसे ही अपने जूते उतारेंगे तुम्हें वो जूते वहाँ से गायब करने हैं। फिर मैं उन जूतों को छुपाऊंगी और फिर हमें नोट मिलेंगे। समझ गया, जाता हूँ। रोहन मोना के बात को गांठ बांधकर वहाँ से जूते चोरी करने जाता है। तभी उसकी नजर दुल्हन की बहन अंशिका पर जाती है और अंशिका बोलती है। ओ मिस्टर, इतना घूर घूर कर किसे देख रहे हो? जूतों को। क्यों, जूते खाने हैं? हाँ। क्या? जी मेरा मतलब है आप इन जूतों को अच्छी जगह छुपा लीजिए। वो देखिए, वो मेरी बहन है जो इन जूतों के पीछे नहा धोकर पड़ी है। अगर आप अपने भैया के पैसे बचाना चाहती हैं तो मेरी बात मानिए। रोहन को इतनी देर लगाते देखकर मोना खुद से बोलती है। ये रोहन का बच्चा जूते चुराने गया है या अपनी दाल गलाने? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दोनों को बातों में उलझा देखकर मोना मौके का फायदा उठाकर जूतों को गायब कर देती है। थोड़ी ही देर में दूल्हा और दुल्हन मंडप में जाते हैं, जहां वरमाला की रस्म में आशना दूल्हे से ऊंचाई में छोटी पड़ जाती है और उदास होती है।
जिसके बाद रोहन बोलता है। अरे आशना दीदी, क्या हुआ? देख रहा है ना तेरे जीजू से कितनी छोटी लग रही हूँ मैं। एक काम कर, तू मुझे उठा, अरे दीदी, ये कैसे होगा? उसी तरह जैसे कि दुल्हन के भाई करते हैं। अबे मोना, तू हंस क्यों रही है? दिमाग चला, कुछ कर। तू नहीं चाहती क्या कि हमारी बहन जीजा जी के गले में माला डाले? चाहती हूँ, और ये तो मेरे चुटकियों का काम है। मेरी एक शर्त मान ले, अभी कर दूंगी। हाँ बोल। मैं तुझे जूता चुराई में एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। बोल, अब मंजूर है? हाँ मंजूर। रोहन की मंजूरी सुनकर मोना अपनी हाई हील अपनी मुंह बोली बहन आशना को पहना देती है, जिसके बाद आशना आसानी से दूल्हे को माला पहनाती है, जिसके बाद पूरे विधि विधान से शादी होती है। और आरव बोलता है, मेरे जूते कहाँ गए? जूते ये रहे मेरे पास। आप कौन? ओहो, आप मुझे नहीं जानते? मेरा तो आपसे सबसे खास रिश्ता है। मैं आपकी इकलौती साली हूँ प्यारे जीजा जी। साली? ऐसे कैसे हो गया? मैं उसकी एकदम खास बहन हूँ। चलिए अब फिरौती की रकम निकालिए और जूते ले लीजिए। ठीक है साली साहिबा। आरव अपनी जेब से 500 का नोट निकालकर उसे देता है और मोना बोलती है, ये क्या जीजा जी, इतनी कंजूसी? आज के जमाने में 500 रुपए से क्या होगा? इससे तो मेरी एक लिपस्टिक भी नहीं आएगी। तो फिर आप ही बताइए कितने चाहिए? आप हमें 21,000 ही दे दीजिए, हम उतने में ही गुजारा कर लेंगे। ना चाहते हुए भी आरव को जूतों की भारी रकम चुकानी पड़ती है, जिसके बाद विदाई का समय आता है और मोना बोलती है, अरे मेरी प्यारी बहन, तुम एक रस्म तो भूल ही गई। क्या भूल गई? कलीरे की रस्म अभी बाकी है। ओह हाँ, याद आया। आशना अपने चूड़े के कलीरों को गिराने की कोशिश करती है, तभी मोना बोलती है, अबे गिर जा, तू नहीं चाहता कि मेरी शादी हो? मोना ये बोल ही रही होती है कि तभी आशना के कलीरे का टुकड़ा उसके हाथों में आ गिरता है और वो बोलती है, मुबारक हो प्यारी बहन, अगला नंबर तेरा ही है। अपनी इस बहन को बुलाना भूलियो मत शादी में। इस तरह शादी और तमाम रस्मों के खत्म होने के बाद शादीशुदा जोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है। तभी रोहन बोलता है, दीदी आपका तो हो गया, मेरी शादी का जुगाड़ करना। मैं आपका भाई हूँ ना, मुझे आपकी ननद से पहली नजर वाला प्यार हो गया है। इतनी जल्दी? अरे दीदी, आप नहीं चाहती कि मैं आपके मुंह बोले भाई से नंदोई बन जाऊं? प्लीज जीजू को पटा लेना और अपनी ननद से मेरी बात चलवा देना। ओके। इस तरह रोहन और मोना अपनी मुंह बोली बहन की शादी एंजॉय करते हुए वहाँ से विदा लेते हैं। तभी रास्ते में आरव बोलता है, बेबी तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे 2 भाई बहन भी हैं। वो दोनों मेरे पक्के दोस्त हैं, इसलिए मैं दोनों को अपना भाई बहन से भी बढ़कर मानती हूँ। मतलब वो तुम्हारे मुंह बोले भाई बहन थे? हाँ। बीवी के मुंह बोले भाई बहन की टोली में 21,000 लुट गए। अगर सगे होते तब तो शायद कच्चे में ही घर आना पड़ता। हे भगवान, ये दूर के रिश्तेदार। और इसी के साथ मुंह बोली बहन की शादी की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।